हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एंड ऑफ कोल्ड वार एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक्स। सो गाइस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोल्ड वार, so the period between 1945 and 1962 is identified with the Cold War. However, it does not mean that during this period there was a constant rise in the level of tension between the two power blocks. There were also interim period of casing of tension. For example, the period 1953 to 56 showed improved relation between East and West. There were signs of detente ड्यूरिंग द कैम्प डेविड समिट इन 1959। सो गाइस, 1945 से लेके 1962 का पीरियड वर्ल्ड कोल्ड वार का पीरियड कहा जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ टेंशन इंक्रीज़ हुआ है या फिर एक प्रॉपरली उनका एक फाइट देखने मिली है, लेकिन उसमें कैसा है, डिटेन का मतलब होता है रिलीज फ्रॉम टेंशन, मतलब समवॉट रिलीज मिला है। देन एक कैम्प डेविड समिट भी हुआ था 1955 में, बट देयर वर अ सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम 1960 टू 1962। तो लेकिन उसमें कैसा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया क्योंकि क्यूबन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। आफ्टर द क्यूबन क्राइसिस द वर्ल्ड एक्सपीरियंस एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रिलैक्स टेंशन कॉल्ड डिटेन्ड फॉर अबाउट 12 to 13 ईयर्स। और फिर जब क्यूबन क्राइसिस हुआ था 1962 में, तो उसके बाद फिर एक काफ़ी ज़्यादा लंबा रिलैक्स टेंशन मिला है 12 to 13 ईयर्स में। ओके, सो व्हाट इज़ डिटेन्ड? तो डिटेन्ड में भी डिस्क्राइब एज अ सिचुएशन ऑफ रिड्यूस इंटरनेशनल टेंशन। तो डिटेन का मतलब क्या होता है, एक इंटरनेशनल टेंशन का कम हो जाता है, ऐसे सिचुएशन को डिटेन कहते हैं। डिटेन्ड इज़ नॉट नॉर्मल सी। द टर्म वॉज यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन इन ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। और ये टर्म कब यूज़ किया गया, जब ईस्ट वेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब यूज़ किया गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेन कोल्ड वार हैड नॉट एंडेड बट द लेवल ऑफ टेंशन हैड गॉन डाउन एंड देयर वर साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं है कि डिटेन के टाइम कोल्ड वार ख़त्म हो गया था, बट कुछ जो टेंशन है वो कम हुआ था। सो कोरल बेल इन हिज बुक द डिप्लोमेसी ऑफ डिटेन स्टेटेड दैट डिटेन सपोज अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो कोरल बेल ने अपने बुक में डिफ़ाइन किया है डिटेन को। द आइडिया इज़ दैट रिड्यूस टेंशन इज़ एन इंटेंशनली अचीव्ड सिचुएशन, इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल, इट इज़ बाय चॉइस। तो ये कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन नहीं है, इसे इट इज़ अ चॉइस। शी एडेड कोल्ड वार अज्यूम्स अ कॉन्शियस मेंटेनेंस ऑफ टेंशन एट रिलेटिवली हाई लेवल, देयरफॉर डिटेन्ड was the outcome of conscious efforts for ease relation. Henry Kissinger defined detain as a mode of management of adversary power. Thus, for him, detain is the outcome of effective and deliberate management of the opponent in the interest of relaxation of tension. And also, detain means willingness Detain means willingness to resolve differences and dispute not by force but by threat and saber rattling but by पीसफुल मीन्स एट द कॉन्फ्रेंस टेबल। तो डिटेन का मतलब ये नहीं होता है कि जो डिस्प्यूट है उसको कोई फोर्स से थ्रेट से हम कम करें, इसका होता है कि हम पीसफुल मीन्स से इसे कम करें, कोई कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर या फिर कोई एग्रीमेंट साइन करके। ओके, Detain means a certain trust and the ability to consider each other's legitimate interest. So guys, it was all about detain. Now, what is PTBT and NPT? So it is a agreement. So in the post 1962 period, a number of agreement were concluded and several contact established to ease the tension. तो जैसे कि टेंशन रिलीज़ करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो वन सच एग्रीमेंट वॉज अ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये कौन सा एग्रीमेंट था? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इट वॉज साइन इन जुलाई 1962 बाय ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। तो ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन ने ये एग्रीमेंट को साइन किया था। नेगोशिएशन फॉर टेस्ट बैन वेयर कैरिड आउट सिंस 1957। तो 1955 तक नेगोशिएशन चला। द क्यूबन क्राइसिस हैस्टेंड द एग्रीमेंट। द न्यूक्लियर टेस्ट वेयर कॉजिंग सीरियस डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड थ्रेट टू मैनकाइंड। तो न्यूक्लियर टेस्ट जैसे कि आपको पता है इट्स वेरी डेंजरस और ये एनवायरनमेंट को और ह्यूमन काइंड को
काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी बैंड ऑल न्यूक्लियर टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑन द ग्राउंड एंड अंडर वाटर इंक्लूडिंग द हाई सी। तो ये जो एग्रीमेंट था ये बैन करता था सारे न्यूक्लियर टेस्ट, एटमॉस्फेयर में भी, ग्राउंड पे भी और वाटर के अंदर भी। बट इट प्रूव्ड इम्पॉसिबल टू एग्री ऑन अ कंट्रोल सिस्टम टू बैन अंडरग्राउंड टेस्टिंग। लेकिन कैसे इट वॉज इम्पॉसिबल कि हम जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसे अंडरग्राउंड भी बैन कर दिया था। अंडरग्राउंड टेस्टिंग एंड न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूड। लेकिन ये प्रोसेस चलता गया। बट द 3 पावर ओरिजिनली, लेकिन ये जो 3 पावर्स थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने कहा कि हम लिमिटेड इसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमारे जितना हम कम कर सके उतना करेंगे। लेकिन जो फ्रांस है उसने रिफ्यूज़ कर दिया ये ट्रीटी को साइन करने के लिए, एंड जो चाइना है उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया। इनफैक्ट चाइना ने तो 1964 में एक उसका फर्स्ट बॉम्ब को भी एक्सप्लोर किया था। इन स्पाइट ऑफ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, फ्रांस एंड चाइना कंटिन्यूड विद द टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और चाइना और फ्रांस उनके जो टेस्ट है एटमॉस्फेयर में वो कंटिन्यू करते रहे। सेकेंड, इन 1968 a nuclear non-proliferation treaty NPT was signed by UK, USA and USSR। तो ये तीनों ने NPT साइन किया था। इट वॉज रेटिफाइड एंड इन्फोर्स इन 1970। और इस ट्रीटी में ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर पावर है हम उसे ऐसे जगह पे सप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पे, ऐसी कंट्रीज़ में सप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड वो भी कंट्रीज़ जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। France and China did not sign the NPT for many years. It was only in 1992 that China signed the NPT। फ्रांस और चाइना ने काफ़ी वक्त तक इसे साइन नहीं किया, लेकिन 1992 में चाइना ने NPT को साइन कर दिया। इंडिया हैज़ नॉट साइन इट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। और इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है क्योंकि वो सोचता है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। इट अलाउड द न्यूक्लियर पावर टू रिटेन द वेपन बट बेयर्ड अदर कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग दैम। और मतलब ये कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट अलाउ करता है न्यूक्लियर वेपन को रिटेन करने के लिए, लेकिन अदर कंट्रीज़ को बनाने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए मना करता है। इंडिया इज़ विलिंग टू साइन ओनली अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी NPT। Second topic is that the Cold War end. The Cold War had begun at a time when the Allies, including the United States and USSR, had successfully defeated the Nazi Germany and her Axis partner। तो कोल्ड वार कब स्टार्ट हुआ? जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो 2 के बीच में हुआ था। फर्स्ट वन इज़ एक्सिस एंड सेकेंड वन इज़ अलाइज। सो एक्सिस हार चुके थे एंड अलाइज जीत चुके थे। तो अलाइज में कौन से आते थे? यूनाइटेड स्टेट एंड USSR, जिसने डिफीट किया था नाजी जर्मनी और उसके एक्सिस पार्टनर्स को। द वर्ल्ड हैड एक्सपेक्टेड लास्टिंग फ्रेंडशिप अमॉन्ग द विक्टर्स व्हेन दे स्प्लिट एंड फॉर्म 2 हॉस्टाइल कैंप्स। और वर्ल्ड ने क्या सोचा कि जो फ्रेंडशिप उनकी आगे भी दिखाई देंगी। द कोल्ड वार ended 1990 at a time when the common man had come to live with it, and it was expected that the East-West conflict would become permanent. When the Cold War suddenly ended, the Western Bloc had not expected victory and the Eastern Bloc was still dreaming of self-destruction of capitalism। और अचानक से कोल्ड वॉर का ख़त्म हो गया एंड जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसकी विक्ट्री, और जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो स्टिल सेल्फ डिस्ट्रक्शन के इसमें ड्रीमिंग कर रहा था। द एंड ऑफ द कोल्ड वार केम अंडर द एजिस ऑफ 2 rather improbable collaborators, Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev। The American president had been elected to reaffirm the traditional values of American exceptionalism. It was expected to continue to contain communism, not to defeat it. He represented the right in the US society. Gorbachev was determined to reinvigorate what he considered a superior Soviet ideology। So guys, इसमें हम देखेंगे Reagan and Gorbachev। So at the time when Reagan had began his administration 1981 में, he had started his administration, American prestige was going down rapidly। और जो अमेरिका का प्रेस्टीज था वो नीचे जा रहा था। American had failed in Vietnam and retreated from Angola। The Soviet Union, by extraordinary surge of expansion, had managed to spread Cuban military forces from Angola to Ethiopia in a tandem with thousands of Soviet combat advisors।
Afghanistan had been occupied by over 90,000 Soviet troops. The pro-West Iranian government of the Shah Pahlavi had collapsed and was replaced by a radically anti-American Islamic regime, which seized 52 Americans as hostages in the US embassy at Tehran. So guys, इसमें ये बताया है कि जो अमेरिका है उसकी कंडीशन वर्सन हो रही थी, क्योंकि वो जो वियतनाम वार है उसमें भी हार चुका था एंड वो एंगोला वार से और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था. देन Henry Kissinger in his work Diplomacy has described Reagan as a president who hardly had any knowledge of history and that destiny helped him to win the Cold War. तो ये बताया है कि जो हेनरी किसिंगर है उन्होंने उनका जो बुक थी डिप्लोमेसी उसमें उन्होंने लिखा था कि जो रीगन थे प्रेसिडेंट उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी हिस्ट्री का और जो उनकी किस्मत ने उन्हें कोल्ड वार जीतने में मदद की. द डिटेल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी बोर्ड Reagan. He had absorbed a few basic ideas about the dangers of appeasement, the evils of communism and the greatness of his own country, but analysis of substantive issues was not his forte. Kissinger pays tribute to his speechwriters. Reagan had a wish to take Gorbachev on a tour of the United States so that he could see how people were happy in a capitalist system. तो जो रीगन है उन्होंने गॉर्बेचेव को एक टूर पे लेके गए यूनाइटेड स्टेट में और देखा कि लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम से कितना खुश है. द वर्कर्स वुड टेल हिम हाउ वंडरफुल इट वॉज टू लिव इन अमेरिका. और जो वर्कर्स थे उन्होंने बताया कि अमेरिका में रहना उनके लिए कितना अच्छा है. Reagan believed that it was his duty to see that Gorbachev recognized that communist philosophy was an error. और Reagan ने बिलीव किया कि वो उनकी ड्यूटी है कि वो गॉर्बेचेव को रिकॉग्नाइज करे कि कम्युनिस्ट फिलोसफी एक एरर है. Then meanwhile Reagan had pleaded US support to anti-communist insurgents who sought to overthrow Soviet supported government in Afghanistan, Angola and Nicaragua. In addition, American leaders had been speaking of winnability of nuclear war by a threat of first use of nuclear weapon in a conventional war. और जो वहाँ के लोग थे वो जो बॉम्ब ब्लास्ट से न्यूक्लियर वार से भी काफ़ी थ्रेटन थे. In 1985, Soviet leader Gorbachev summarized the tension situation by saying the situation is very complex, very tense. I would even go so far as to say it is explosive. तो गॉर्बेचेव ने कहा कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, टेंस है. However, the situation did not explode. Gorbachev decided on his new thinking in order to relax the tension. तो गॉर्बेचेव ने उनकी थिंकिंग से सोचा कि रिलैक्स कैसे किए, टेंशन को कैसा कम किया जा सके. He tried to reconcile the Soviet Union difference with the capitalist West in order to check the deterioration of his country economy. Gorbachev emphasized the need for a fundamental break with many customary approaches to foreign policy during his visit to the US in 1987 to sign the INF Treaty. That there were serious differences between the two superpowers, yet he said wisdom of politics today lies is not using those differences as a pretext for confrontation, enmity and arms race. An aide of Gorbachev, Georgy Arbiter, told the Americans that we are going to do a terrible thing to you. We are going to deprive you of an enemy. Within next 2 years, the two countries ceased to be enemies and brought the Cold War to an end. सो गाइज़ ये दोनों ने मिलके कोल्ड वार का एंड किया. सेकेंड वन इज़ द INF ट्रीटी. सो गाइज़ जो INF ट्रीटी है वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम आगे के वीडियो में देखेंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.